लेकिन सवाल ये है, क्या फरार होने वाला हर शख्स गुनहगार होता है? या दूसरे अल्फाज में, क्या ये ज़रूरी है कि फरार होने वाला हर शख्स क्राइम किया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक लीगल इशू पर बात करेंगे। अक्सर देखा गया है कि पुलिस जब किसी पर मुकदमा दायर करती है तो अदालत में आर्गुमेंट के वक्त एक कंटेंशन ये होता है कि फ़लाँ मुलजिम फ़रार था, चूँकि उसने जुर्म किया था इसलिए वो फ़रार था और ये गिल्टी माइंड साबित करता है, और इस बुनियाद पर पुलिस अदालत से गुजारिश करती है कि इसे गुनहगार तस्लीम करते हुए इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या फरार होने वाला हर शख्स गुनहगार होता है? या दूसरे अल्फाज में, क्या ये ज़रूरी है कि फरार होने वाला हर शख्स क्राइम किया हो? इस सिलसिले में हम दो जजमेंट आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि फ़रार होने वाला हर शख्स गुनहगार हो। कभी कभी ये अमल अपने आप को बचाने के लिए बेगुनाह भी करते हैं। चुनांचा पहला केस बॉम्बे हाई कोर्ट का है और दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट का है। पहला केस, जिसका नाम है परवेज़ खान रियाजुद्दीन खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्रिमिनल अपील नंबर 184 एंड 186 2017। इस केस में परवेज़ खान और आसिफ खान के बारे में पुलिस का यही दावा था कि ये लोग फरार हो चुके थे, चूँकि इन्होंने गुनाह किया था इसलिए फरार थे। लेकिन अदालत ने ये कंटेंशन मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये सेल्फ प्रिजर्वेशन में बेगुनाह कभी कभी फरार हो जाते हैं और ये उनके गुनाह को साबित नहीं करता। दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट का है। इसका नाम है सुजीत बिस्वास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, क्रिमिनल अपील नंबर 1323 2011। केस ये है कि पुलिस का ये कहना है, 2007 में गुवाहाटी के एक मंदिर में जहाँ एक फंक्शन होता है, वहाँ दो मुस्लिम बच्चियाँ खेलने के लिए आ जाती हैं, जिनका नाम है सुल्ताना बेगम खातून 12 साल जिसकी उम्र है और सीमा खातून 3 साल। ये खेलती रहती है। उसी वक्त सुजीत बिस्वास एक नौजवान लड़का वहाँ आता है। कुछ देर के बाद 3 साला बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। सुजीत बिस्वास भी गायब हो जाता है। बड़ी बहन सुल्ताना बेगम खातून अपनी छोटी बहन को तलाश करती है, वो नहीं मिलती। वो लड़की अपने घर जाकर घर वालों को आगाह करती है, घर वाले उसकी तलाश करते हैं। उसी दौरान सुजीत बिस्वास उनके घर वालों को मिल जाता है। वो सुजीत बिस्वास से अपनी छोटी बहन के बारे में पूछते हैं और सुजीत बिस्वास ये कहता है कि मुझे रात के खाने के लिए 20 रुपये दिए जाए, तब मैं आपकी छोटी बहन का पता बता सकता हूँ कि वो कहाँ है। उसे 20 रुपये दिए जाते हैं और एक जगह पर वो इशारा करता है जहाँ पर उसकी छोटी बहन मिलती है, लेकिन वो बहुत ही ज़ख्मी हालत में होती है। वो अपनी छोटी बहन को घर ले जाते हैं, बाद में अस्पताल ले जाते हैं और बाद में अस्पताल में उस बच्ची का इंतकाल हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आती है कि उस बच्ची के साथ जिना भी किया गया था और बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। पुलिस सेक्शन 376 और 302 के तहत मुकदमा दायर करती है। सुजीत बिस्वास जो उस बच्ची की जगह बताकर पलटता है और एक बस पकड़ के वो जाना चाहता है। लोगों को जब पता चलता है तो वो उसको बस से उतारते हैं, उसको मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये केस गुवाहाटी की सेशन कोर्ट में चलता है और गुवाहाटी की सेशन कोर्ट में सुजीत को केस चलने के बाद फांसी की सज़ा दे दी जाती है।
उसके बाद ये मुकदमा 2010 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में चलता है, जहाँ पर हाई कोर्ट फांसी की सज़ा ख़त्म करके सुजीत बिस्वास को सजाए उम्र कैद ताहयात, इन्हें मरते दम तक उसे जेल में रहना है, ऐसी सज़ा देता है और ये इंस्ट्रक्शन जारी करता है कि उसे किसी तरह की कोई छुट्टी या रेमिशन ना दी जाए। उसके बाद मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में सुजीत की दिफा के लिए कोई वकील नहीं होता, उसके पास पैसे नहीं होते कि वो कोई वकील खड़ा करे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से उसे एक वकील देता है और उसका केस चलता है। सुजीत बिस्वास का डिफेंस ये है कि वो एक गरीब शख्स है जो वेस्ट बंगाल से रोज़गार की तलाश में गुवाहाटी आया था। वो रिक्शा चलाता है और वो रात के वक्त नेचुरल कॉल के लिए वो जब जाता है तो अंधेरे में उसे एक बच्ची पड़ी हुई नज़र आती है। उसका कहना है कि जब उसके घर वाले किसी बच्ची की तलाश में उसके पास आते हैं और पूछते हैं तो वो 20 रुपये ले करके उसका पता बता देता है। उसका कहना है कि उसने उस बच्ची के साथ जिना नहीं किया और उसने कत्ल नहीं किया, वो बेगुनाह था। तमाम सबूतों के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो जाती है कि सुजीत बिस्वास ने वो कत्ल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ये आर्गुमेंट पेश करता है कि बच्ची का पता बताने के बाद सुजीत बिस्वास बस पकड़कर फरार होने की कोशिश कर रहा था। ये इस बात का सबूत है कि वही जानी और कातिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने से इनकार कर देता है और सुजीत बिस्वास की फांसी सजाए उम्र कैद ख़त्म करके उसे बाइज्जत बरी कर देता है। उसके बाद हम ये देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सुजीत बिस्वास के खिलाफ कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस और कोई मजबूत सबूत नहीं था और सिर्फ एब्सकॉन्डिंग की बुनियाद पर उसे गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। चुनांचा सुप्रीम कोर्ट 6 साल के बाद 2013 में मुलजिम को बाइज्जत बरी कर देता है। उस वक्त बाइज्जत बरी करने के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का हवाला देते हुए एब्सकॉन्डिंग को डिफाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है, मैं यहाँ कोट करता हूँ, mere absconding by itself does not necessarily lead to a firm conclusion of guilty mind. Even an innocent man may feel panically and try to evade arrest when wrongly suspected of a grave crime. Such is the instinct of self-preservation. ये जजमेंट मत्रू एलियास गिरीश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1971 का है। तो सामईन इकराम, बॉम्बे हाई कोर्ट का परवेज खान का जजमेंट और सुजीत बिस्वास का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बताता है कि बाज़ औक़ात लोग अपनी जान बचाने के लिए और फितरी तौर पर जब उन्हें ये महसूस होता है कि उन्हें गलत केस में फंसा दिया जाएगा तो वो वहाँ से हट जाते हैं वक्ती तौर पर। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये एब्सकॉन्डिंग उनके गुनहगार की अलामत है। बाज़ औक़ात बेगुनाह भी ऐसा करते हैं। शुक्रिया।